भाई गर्व से कहना चाहिए ना कि हमें औरंगजेब वाला भारत चाहिए जब हम विश्वगुरु थे। मोदी जी भारत वाला भारत नहीं चाहिए, अंग्रेजों वाला भारत नहीं चाहिए। जब हमारी जो पूरी दुनिया का सरमाया हमारे पास अंग्रेज जब आए थे उसके 25 साल के अंदर अंदर 3% रह गया था कमोबेश, आज वही 3 और 4% ही है। पूरी दुनिया के सरमाए में से 3 और 4% है। तो हमें मोदी जी वाला भारत चाहिए या औरंगजेब वाला भारत? अब आप बता दो। लेकिन आप जुल्म चाह रहे हैं, हिंदुओं पे जुल्म चाह रहे हैं क्या? बहुसंख्यकों पे, देश के बहुसंख्यकों पे जुल्म कराना चाह रहे हैं फिर से औरंगजेब मांग के? मैं बहुसंख्यकों पे जुल्म कराना चाह रहा हूं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि औरंगजेब के पैसा रखने वाले सारे जैन समाज से आते थे। आज तो मोदी जी का पैसा शायद अमित शाह जी ही हैं जैन समाज से जो आते हैं। अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पास है। तो अमित शाह जी के पास भी पूरा पैसा थोड़ी है पार्टी का और उनका, हालांकि बड़ा पैसा होगा उनके पास, मुझे तो उनको थोड़ा बुरा भी लग सकता है। लेकिन अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू तो जैन नहीं है ना। तो अब मैं आपको दूसरा, मारवाड़ी समाज के पास था उनका सारा पैसा जितना भी था वही लोग रखते थे ना। सर बहुत बड़ी बात आपने कही है कि औरंगजेब को जो है आप अपना रोल मॉडल मान। मैं नहीं, मैं क्यों मानूंगा? मैंने ये नहीं कहा कि मैं रोल, फिर से यहाँ पे जो है मुगलिया सल्तनत कायम, मैंने ये नहीं कहा कि मैं रोल मॉडल मानता हूँ। मैंने कहा है मानना चाहिए। तो बात जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं तो औरंगजेब से भी आगे की बात करना चाहता हूं ना। मेरे रोल मॉडल वो नहीं है औरंगजेब, मेरे रोल मॉडल और लोग हैं। मेरे रोल मॉडल दूसरी जगहों पे हैं, अजमेर में है, दूसरी जगहों पे है, तो वो वहां पे है उनकी कब्र। तो वो अजमेर को भी तो कहते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था। मैं अपने रोल मॉडल की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों के रोल मॉडल होने चाहिए, जो विश्वगुरु बनना चाहते हैं, जो पैसा ज़्यादा भारत के पास लाना चाहते हैं, उनका रोल मॉडल अभी तक जो हमारी हिस्ट्री में जो क्लोजेस्ट है वो औरंगजेब हैं। मैं तो पैसे वाला ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं ना पैसे में। मैं तो आदमी को ईमानदार, सच्चा, बहादुर बनाना चाहता हूँ, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी बनाना चाहता हूँ, इंसाफ और बराबरी वाला चाहता हूँ। औरंगजेब साहब को मैं जो बुरा मानता हूँ इसलिए मानता हूँ ना कि उन्होंने छुआछूत खत्म नहीं की, तो मेरे रोल मॉडल वो नहीं है। लेकिन कुछ किताब में तो है कि उन्होंने जो है क्या नाम छुआछूत को जो है खत्म किया नहीं की। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि देश में एक भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, यानी कि एक भी मस्जिद पूरे देश में, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मंदिर तोड़ के नहीं बनी है। देखिए आरएसएस एक बहुत ही संगठित और एक ऑर्गेनाइज्ड तंजीम है। उसके जितने भी सिस्टर कंसर्न्स हैं या उसकी दूसरी तंजीमें हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन फोर्स की तरह काम करती हैं। और जो उनका इस तरीके का फॉर्मूला है, वो चाहे गुजरात हो, मणिपुर हो या कर्नाटक हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, कहीं भी हो, एक ही जैसा होता है। मुजफ्फरनगर हो, सागर हो, छतरपुर हो, फॉर्मूला हर जगह एक ही है। और वो ये है कि जो जिनके ऊपर हमला करो, जो मजलूम हैं, उन्हीं को मुल्जिम बना दो। एक ही फॉर्मूला है उनका। अब आप मणिपुर से ही मैं शुरू करता हूँ आपको। अरामबाई तेंगुल, मेती लेपुन नाम के 2 संगठन हैं जो आरएसएस से संबंधित हैं। उन्हीं के लोगों ने जाके पूरे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में से हथियार लूटे। अभी तक भी जो गवर्नर रूल आ गया है वहाँ पे, गवर्नर साहब भी उनसे हथियार वापस लेने के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं हाथ जोड़ के, और वो हथियार वापस नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत की आर्मी में, भारत की फोर्सेस में इतना दम नहीं है कि 5 मिनट में सबसे हथियार वापस ले लें? नहीं ले पा रहे क्योंकि ऊपर से अमित शाह साहब का, आरएसएस और बीजेपी का दबाव है कि ये हथियार वापस नहीं लेने हैं, क्योंकि लुटवाए ही उन लोगों ने, उनके समर्थन से ही लुटवाए हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की। और मुकदमे झूठे किस पे लग रहे हैं? कुकी और जो ट्राइबल्स पे, जिनकी औरतों के साथ, जिनके बच्चों के साथ क्या क्या नहीं किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये हो गई एक बात। अब वही फॉर्मूला गुजरात का था, वही यहाँ दिल्ली में हमलों का था, और वही फॉर्मूला छतरपुर का था, वही फॉर्मूला मुजफ्फरनगर का था, और वही फॉर्मूला संभल का था, और वही फॉर्मूला नागपुर का है। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने खुद जाके हमले किए औरंगजेब के नाम पे, और जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो धार्मिक
आयतें लिखी हुई थी उन्हें जलाया। खुद माना आरएसएस ये बजरंग दल के लोगों ने कि हमने ऐसा किया, और उसके बाद मुस्लिम घरों पे हमले किए। और ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको ये सब बातें। अब उसके बाद मुकदमे लगाए, क्योंकि यही हमने दिल्ली दंगों में तो साफ तौर पे देखी है ना ये सब चीज़ें। और उसके बाद इल्ज़ाम भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही लगा दिया, जैसे संभल में किया, गोली पुलिस की चलाई, और जिन लोगों ने ये शिकायत की थी उन लोगों को ही अरेस्ट कर लिया। अब मुसीबत यहाँ पे एक ही आती है कि हमारी जो ये तंजीमें हैं ना, उनके जो लीडर्स हैं वो आरएसएस के वर्कर्स हैं। अब ये हर जगह खुद पहुँच जाते हैं। मेरी एक ही सलाह है नागपुर के लोगों को, और नागपुर तो कोई आखिरी जगह है नहीं जहाँ ये दूसरे भी ये करेंगे। आप सब एक काम मेरे कहने से शुरू कर दो करना, आपको 50% फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। अपनी मुसीबत जो आएगी ना आप पे, आप लोग लोकल लेवल पे खुद उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। ये जो तंजीमों के लोग आते हैं मौलाना बन के अपने आप को, उलमाए सू जो हैं, उनको हाथ जोड़ के आप मना कर दो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं कि ये पुलिस के साथ ही मिलके आते हैं, पुलिस की कोऑर्डिनेशन से मिलके आते हैं। और पुलिस की कोऑर्डिनेशन इनको कैसे मिल जाती है इतने आराम से? यही असली वजह है, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के एक तरीके से वर्कर ही हैं। ये आते मुसलमानों की शक्ल में। आप अगर एक बार हाथ जोड़ के मना कर दोगे और उसके बाद जो भी आप खुद संभालोगे स्थिति, वो बहुत आसानी से संभल जाएगी। ये लोग आते ही आपका नुकसान करने हैं, ऐसा हमारा मानना है। एक जगह आप इस पर अमल करके देखो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर फिर भी बात नहीं संभलती तो हम जैसे लोग मौजूद हैं, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने की जिद पे तुले हुए हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि कब्र हटा दिया जाएगा, कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा? देखिए, कब्र हटाने में क्या है? जब औरंगजेब की ओरिजिनल कब्र बनी थी, जो उन्होंने अपने पैसे से बनाई थी, अपने जो मेहनत के पैसे से बनाई थी, तो वो तो कच्ची थी। उनकी कब्र हटाने में या किसी भी कब्र हटाने में टाइम कितना लगता है? एक छोटा सा जेसीबी लगता है ना, छोटा सा बुलडोज़र लगता है, अगर कोई ज़्यादा ही मजबूत है, वरना हथौड़ों से भी तोड़ सकते हैं। इसमें क्या बात है? लेकिन औरंगजेब को कैसे हटाएंगे भारत से, ये मुश्किल बात होगी। औरंगजेब को हटाने का मतलब, भारत के पास जब औरंगजेब था तो भारत क्या था? औरंगजेब का भारत क्या था? दुनिया की 25 से 27 जो पूरा सरमाया था ना पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया की जो वेल्थ थी, जो विश्व गुरु बनने की चेष्टा कर रहे हैं आज मोदी जी, तो उसके टाइम में पूरी दुनिया का 1/4 से भी ज़्यादा सरमाया, एसेट्स भारत के पास थे। उसी प्रकार से मैं पूरे दावे के साथ बात कहता हूँ कि औरंगजेब अगर चाहते तो एक फरमान जारी करते, आज से छुआछूत खत्म। फिर छुआछूत बचती कहाँ? किसकी औकात और मजाल थी कि वो किसी को मंदिर में घुसने से रोक दे, स्तन टैक्स लगा दे? नहीं किया उन्होंने। तो मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ, पूरे दावे के साथ करता हूँ, कच्ची बात मैं कभी नहीं करता। इसीलिए मेरे रोल मॉडल नहीं है। संभल में एडवोकेट की गिरफ्तारी हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं? होनी थी, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी होनी है। मैं तो पहले से बता रहा हूँ, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था, फिर पीछे हट गए। अब पीछे हट गए तो जाओ देख लो। आप तो सेटिंग कर रहे थे ना सब, कि हमारी वो जो एमपी साहब हैं रामपुर वाले, वो अंजनी कुमार से सेटिंग करा देंगे, कोई और सेटिंग करा देंगे। कर लो सेटिंग। जो लोग करने वाले हैं, करने की साजिश में शामिल हैं, वो आपके साथ यही करना था। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी गिरफ्तार होंगे वहाँ के, मेरी गारंटी है। ये याद रखिएगा मेरी बात। अगर आज भी किसी अच्छे वकील को नहीं करेंगे ये, तो वही होगा जो हो रहा है। ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। गलत रास्ते पे मतलब मंजिल भी गलत ही मिलती है। अच्छा सर, ये बताइए कि सपा के सांसद है, उन्होंने ये कहा कि बाबर को जो है राणा सांगा ने इनवाइट किया था। तो जो ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग, ये सब राणा सांगा जो गद्दार है उनके औलाद है, इसको लेकर के जो राजपूत समाज है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि माफी मांगो। आप किस तरीके से? अब जिन लोगों को बात ही नहीं समझ में आती तो उनका क्या इलाज है? अशोक के समय से जो अशोक का साम्राज्य था, उसमें अफगानिस्तान भी भारत का ही अशोक सम्राट के राज्य का हिस्सा था। तो अफगानिस्तान तो भारत के अशोक सम्राट के टाइम का ही भारत का एक अंग ही था ना, था। अब उस समय जो राज्य थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे,
जैसे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में यहाँ से महाराजा रंजीत सिंह की फौज काबुल तक गई थी। जो सरगना के जो वो प्रिंस थे बाबर साहब, वो 1000 किलोमीटर चल के यहाँ आ गए। उस वक़्त तो एक राजा दूसरे राजा की मदद लेते भी थे और देते भी थे, तो एक दूसरे को बुलाते भी थे और एक दूसरे से लड़ते भी थे। ये तो आज आप बताओ, अगर आज भी राजा महाराजा होते तो भारत में जो 500 राज्य थे वो आपस में नहीं लड़ रहे होते थे, तो एक दूसरे के पड़ोसी तो थे। ये पड़ोसी राज्य रहे, ये रहा काबुल का राज, और ये रहा पंजाब का राज, और ये रहा राजस्थान का राज, और ये रहा दिल्ली की सल्तनत। तो कितनी दूरी थी। तो अगर किसी पड़ोस के राजा ने बुला लिया, कभी इन्होंने उन्हें बुला लिया, कभी इन्होंने इन्हें बुला लिया। अब वो ज़्यादा बहादुर थे उस टाइम में, तो उन्होंने, हालांकि जो लोधी साहब थे वो कोई कम बहादुर थे, लेकिन अब किस्मत में नहीं था उनकी जीत। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तोपे लेके आए थे, तो ये जीत गए। 10,000 की फौज ने 2 लाख की फौज को हरा दिया। अब फिर उसके बाद जब दिल्ली पे कब्जा हो गया तो उनकी राणा सांगा साहब से लड़ाई हुई खनवा के मैदान में। फिर उन्होंने खनवा की लड़ाई में राणा सांगा को भी हरा दिया। तो राणा सांगा और बाबर की लड़ाई भी हुई थी ज़बरदस्त। ये सब तो तथ्यात्मक रूप से बात सही है ना। और सबसे जो खतरनाक और जो सबसे लंबी और ज़्यादा जो कहते हैं ना भीषण लड़ाई हुई थी, वो तो खनवा में हुई थी ना, बाबर के बीच में और राणा सांगा साहब के बीच में। मैं तो राणा सांगा साहब को, जितने भी उस टाइम इस तरफ के राजा थे, जो मतलब था तो भारत ही सारा, अफगानिस्तान से लेके और नीचे तक, राणा सांगा साहब को मैं सबसे बहादुर व्यक्तियों में से एक मानता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम के बाबर के सामने पूरा दिन लड़ाई चली थी। उस टाइम भी हसन खां मेवाती थे जो उनके सबसे बड़े सिपह सालार थे। अब हिस्ट्री तो किसी को पता नहीं है। महाराणा प्रताप के हकीम खान सूर थे और राणा सांगा के हसन मेवाती थे। बाबर अगर किसी से डरता था राणा सांगा की फौज में या किसी की इज्जत करता था, वो हसन खां मेवाती थे। अब हिस्ट्री लोगों को पता नहीं है, भाषण जरूर देना है अपने एंगल से। तो जिन लोगों को हिस्ट्री पता है वो हिस्ट्री की तरह बात करते हैं। जिन्हें बड़े बड़े लोगों का नाम लेके, राणा सांगा का नाम लेके बहुत लोग बहादुर बन रहे हैं, तो अब उनको बहादुरी का एक ही उनका पॉइंट है कि हम राणा सांगा के वंशज हैं। राणा सांगा जैसा कैरेक्टर भी होना चाहिए ना, फिर वो है नहीं। तो कैसे कैरेक्टर है इनके? ये जो शिवाजी, अच्छा मैं औरंगजेब साहब का एग्जांपल देता हूँ। शिवाजी की और औरंगजेब की लड़ाई थी। मैं शिवाजी को बहुत बड़ा बहादुर क्यों मानता हूँ कि जैसे आज वो लोग बहादुर मानता हूँ मैं जो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी जी की तरफ से जो बोल रहे हैं ना, भले ही उनके पीछे कितने भी लोग हो, मैं उन्हें बहादुर उतना नहीं मानता। तो शिवाजी की फौज छोटी थी, औरंगजेब की फौज बड़ी थी, तो शिवाजी बहादुर व्यक्ति थे ना। तो मैं शिवाजी को बहादुर मानता हूँ। शिवाजी ने या उनके जो निकट के वंशज थे, जब औरंगजेब की कब्र थी वहां पे, उसको छूने भी दिया किसी को, बल्कि उसका रख रखाव और कराया। साहू जी महाराज के बारे में बहादुर और बहादुर का रिश्ता होता है। अगर जो गुरुओं के भी जो बच्चे थे ना, ये तो उस वक्त के बड़े लोगों की लड़ाई थी, दोनों तरफ बहादुर लोग थे। अब मुझे यहाँ के अब के लोगों को बहादुर बनना है तो बताना है जी मैं शिवाजी की तरफ से बोल रहा हूँ। अरे शिवाजी को क्या इनकी जरूरत है चिल्लड़ों की अपनी रक्षा करने के लिए, या औरंगजेब को बड़ा फर्क पड़ जाएगा ये चिल्लड़ कुछ भी बोलते रहे औरंगजेब के खिलाफ या शिवाजी के फेवर में? कोई फर्क पड़ रहा है शिवाजी को? वो तलवार के धनी थे, उन्होंने एक बड़ी फौज से लड़ाई लड़ी, बराबर का मुकाबला किया। और औरंगजेब के बारे में बोलते हैं, मैं उस आदमी को कम बहादुर कैसे मान लूं जिसने दारा शिकोह को हराया? औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। दारा शिकोह कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा बहादुर आदमी थे। फिर अब मैं उस व्यक्ति को, क्योंकि मैं नापसंद करता हूं, उन्होंने जो इंसाफ और बराबरी के लिए छुआछूत खत्म नहीं की, तो मैं अब उनको गाली देने लगूं? गलत है ना वो। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि मुगलों को जो है विदेशी इसलिए घोषित किया जा रहा है, क्योंकि अब अगर अशोक की बात करें तो वो अखंड भारत का हिस्सा था जहाँ पे बाबर जहाँ पैदा हुआ था, तो मुगलों को विदेशी इसलिए घोषित किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जिससे कि उनका विरोध आसान हो जाए। फिर वही हिस्ट्री पता नहीं, अकल है नहीं, सिर्फ आंखें और कान नाक दिमाग बंद करके बोले जाना है तो बोलने दो। अशोक सम्राट के टाइम में यहाँ से फौजें गई थी इराक तक। अब ये भी हो सकता है कि हम लोगों के जो पूर्वज थे, पुराने वाले पूर्वज, यहाँ से पहले इराक तक गए हों, फिर वापस आए हों, तो ये सब तो ट्रांजिट है, इधर से उधर